हेलो बच्चों, नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं राकेश कुमार के साथ। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, कक्षा 10 विषय विज्ञान का भौतिक विज्ञान पार्ट में आज ये सेकंड पार्ट है। मतलब एक पार्ट हम करा चुके हैं, सेकंड पार्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से। हमने पहले पार्ट में प्रकाश क्या है वहां से शुरुआत की, फिर आगे दर्पण तक, दर्पण के पार्ट बताए और दर्पण के उपयोग क्या है वो सब आपको हमने पहले पार्ट में बता दिया है। तो अब क्या करिए, आप लोग लाइक जरा कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिएगा। और आइए हमारे साथ पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में जो है दर्पण तक कंप्लीट हो गया था। अब हम यहां पर बात करेंगे दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था। हमने बताया था कि अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। सब कुछ डिटेल में बता दिया गया था। अवतल दर्पण में किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे बनता है, आभासी कब बनता है, वास्तविक कब बनता है। और उत्तल दर्पण में भी बताया था कि प्रतिबिंब वहां पर आभासी ही बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक, तो ये तो हो गई थी बात। अब यहां पर देखिए, जब प्रतिबिंब बन गया तो फिर उसके सवाल हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सवाल लगाते समय आपको चिन्हों का ध्यान रखना होता है। कौन सा यू होता है, किसको वी कहते हैं, किसको एफ कहते हैं, कौन सा मान प्लस होता है, कौन सा माइनस होता है, ये सब डिटेल में यहां से जानेंगे और यहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हेडिंग है गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, या कहते हैं जो चित्र बनता है उस आधार पे जो चिन्ह कौन से लिए जाएंगे, प्लस या माइनस, जरा अच्छी ढंग से समझिएगा। यही बेसिक चीज है, इससे हमारे सवाल सही होंगे। जरा सा गड़बड़ हुआ तो हमारे जिसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, आंकिक प्रश्न आएंगे, वो गलत होने की संभावना पूरी पूरी होगी। तो अब देखिए, जैसे यहां पर ये है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, जो यहां पर दिखा दिया गया M1 और M2। ठीक है, ये वस्तु रख दी गई है AB। ध्यान दीजिएगा, ये AB वस्तु रखी है। तो अब देखिए, प्रकाश के चलने, याद रखिएगा हमारी एक एक बात को अच्छी तरह से। प्रकाश की किरण दर्पण की तरफ जाएगी तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसे बोलें कि यहां पर जो किरण ऐसे चलेगी इधर की तरफ तभी प्रतिबिंब बनेगा। और एक विशेष बात है, जितनी दूरी हम नापेंगे, वो चाहे वस्तु की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, चाहे फोकस दूरी हो, सब दूरी कहां से नापते हैं, ये ध्रुव से नापते हैं। या ऐसा बोलें कि दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि दूरियों का मापन स्टार्ट कहां से होता है, दर्पण के ध्रुव P से होता है, इस बिंदु से। ठीक, अब ये देखिएगा, जितनी दूरी दर्पण से तो नाप ही रहे हैं, प्रकाश चलने की यानी प्रकाश किरण चलने की दिशा में होती हैं वो सब प्लस होती हैं, और जो विपरीत दिशा में होती हैं वो सब माइनस होती हैं। देखिए, अब यहां देखिएगा, एक चीज लिखी वस्तु की ओर, ऐसे भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए, ये P बिंदु है, P से ये वस्तु किधर है, यहां पर है। तो P से हम वस्तु की दूरी नाप रहे हैं ऐसे। ठीक है, ये नाप रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ बाईं ओर, ये होती है नेगेटिव, यानी U का मान किस में लिखा जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा, याद रखना है। और U का मान आपको 99% U निगेटिव में ही लिखा जाएगा। आगे क्लास में आप पढ़ेंगे जहां पर U का मान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी वहां पर प्लस में भी होता है, लेकिन रूल ही रहता है, नियम ही रहता है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए फिर हम यहां पर बात करते हैं, U का मान क्या होता है, निगेटिव में होता है। ठीक है बेटा, अब क्या नियम है, दर्पण से दूरी नापी जाएगी। दर्पण से दूरी वस्तु की हम नाप रहे हैं, यदि वो है उल्टे हाथ की तरफ तो दूरी होगी माइनस में। ठीक, तो इसका मतलब U का मान क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और फोकस दूरी इधर ही तो कहीं आएगी, तो फोकस दूरी भी अवतल दर्पण की किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। ठीक, अब प्रतिबिंब देखिए, यदि दर्पण के आगे बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के आगे बन रहा है, यानी कि जहां जहां प्रतिबिंब, जब जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और उल्टा मैंने पहले ही बताया था, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो V का मान लिखा जाएगा निगेटिव में। लेकिन यदि प्रतिबिंब बनेगा आभासी तो क्या हो जाएगा, V का मान प्लस में हो जाएगा। तो ये आप
चार बातें याद करिए। कैसे? अवतल दर्पण के लिए रट लीजिएगा, याद रखिएगा, अवतल दर्पण के लिए u का मान सदैव निगेटिव में होता है। पहली बात, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव निगेटिव में होती ही हो गई। और अवतल दर्पण के लिए u का मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है। यदि प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक तो होगा u का मान नेगेटिव, प्रतिबिंब बन रहा है आभासी तो u का मान होगा प्लस में। ठीक, यदि है आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो v का मान प्लस होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो v का मान नेगेटिव में होगा। क्लियर? अब देखिए, यदि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो होगा वो उसकी लंबाई नेगेटिव में जो है लिखी जाएगी, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो उसकी लंबाई लिखी जाएगी प्लस में। ठीक, चलिए ये बात हो गई। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में याद रखना है u का मान इसमें भी नेगेटिव आएगा, लिख लीजिएगा, u का मान नेगेटिव हो गया, लेकिन v का मान उत्तल दर्पण में सदैव प्लस होगा। जैसे हम बोले u का मान सदैव नेगेटिव होगा तो उसी तरह से v का मान सदैव क्या होगा, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी सदैव इसकी प्लस में होगी। ठीक, तो ये तीन बातें हैं, इसमें ज्यादा तीन ही बातें हैं कि उत्तल दर्पण में तो u का मान निगेटिव, अवतल दर्पण में भी u का मान निगेटिव, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, यह विरोधाभास हो गया। v का मान उत्तल दर्पण के लिए सदैव प्लस, लेकिन अवतल दर्पण के लिए प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और माइनस कब होगा, सॉरी, जब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक, तो v का मान होगा नेगेटिव, और जब बनेगा प्रतिबिंब आभासी तो मान होगा v का पॉजिटिव। ठीक, लेकिन उत्तल दर्पण में ये तीनों मान, u का मान नेगेटिव, v का मान पॉजिटिव और फोकस दूरी भी प्लस में होती है, और यही बात यहां पर पॉइंट आउट करके लिखी हुई है। ठीक है, आपको एकदम शायद समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अवतल दर्पण के लिए uv में संबंध है, uv में संबंध डेरिवेशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जब सिलेबस में नहीं तो इसको फिलहाल अभी नहीं कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपको बताएंगे नहीं, फिर जब रिवाइज करेंगे तो हम आपको अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए uv और f में संबंध बताएंगे। ठीक, लेकिन यहां पर सिर्फ संबंध आप लिख लीजिएगा, याद करिएगा क्या संबंध होता है, ध्यान रखना है। दर्पण चाहे हो अवतल और चाहे हो उत्तल, दोनों के लिए सूत्र एक ही होता है। कौन सा? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण के लिए। बात करें उत्तल दर्पण के लिए तो उत्तल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये फार्मूला तो हम जरूर लिखेंगे दोनों में, लेकिन u का मान प्रश्न के अनुसार माइनस है, माइनस लिखेंगे, u का मान तो माइनस रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। v का मान प्लस में है कि माइनस में है लिखेंगे, और f का मान प्लस में है कि माइनस में होगा। ठीक, दो बातें तो कंफर्म है, u का मान इसमें सदैव निगेटिव होगा तो इसमें भी सदैव निगेटिव होगा, ये पक्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। f का मान इसमें अवतल दर्पण में सदैव निगेटिव होगा और f का मान इसमें सदैव प्लस होगा। ठीक, और इसमें v का मान उत्तल दर्पण में v का मान सदैव प्लस होगा, ये बात आपको पक्का, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां पर जो v का मान होगा वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। प्लस में अभी हमने बताया कब होगा, जब प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, और प्रतिबिंब बनेगा आभासी तो हो जाएगा प्लस में। यानी कि यहां पर लिख लेते हैं v का मान पॉजिटिव कब, जब प्रतिबिंब होगा, जब प्रतिबिंब होगा वास्तविक, सॉरी
v का मान v बराबर धनात्मक जब प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, आभासी। ठीक, ध्यान रखना है। और v का मान निगेटिव कब होगा, जब प्रतिबिंब होगा कैसा, वास्तविक, वास्तविक। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान निगेटिव और आभासी प्रतिबिंब के लिए v का मान पॉजिटिव होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आई, ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। अब आइए अगला प्रश्न क्या है। अब आता है आवर्धन क्या है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या बोले कि जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण आपके पास है, तो अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आप बनाए हैं, तो प्रतिबिंब यदि है, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है और वस्तु की लंबाई कितनी है, उसका जो अनुपात है वो रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन, इसको m से लिखते हैं और फॉर्मूला क्या बनता है, m बराबर I अपान O। I मतलब इमेज यानी प्रतिबिंब की लंबाई, O मीन्स ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, बराबर होता है -v अपान U। तो इसको अलग लिख सकते हैं, I अपान O बराबर -v अपान U। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। I अपान O बराबर -v अपान U, ठीक है। यहां पर I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है, O क्या है, वस्तु की लंबाई है, V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, और U क्या है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी है। अब ये पॉजिटिव क्या है, कैसे लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे, वो हम आपको बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब तो ये सब बातें हुई थी दर्पण के विषय में। अब आता है नंबर प्रकाश का अपवर्तन। आपने अभी तक सीखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। परावर्तन के लिए आपने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल पे पड़ती है तो वो चमकदार तल प्रकाश को उसी माध्यम में वापस कर देता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके आपने दो नियम बता दिए थे। वही काम यहां पर है, थोड़ा सा भैया चेंज है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम में, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री करती है, ठीक है, तो ये जो किरण है वो अपने मार्ग से हट जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से हट जाती है, और ये मार्ग से विचलित होना या हटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो क्या है जरा देखिएगा, समांग माध्यम में प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल सही है, किंतु जब यह किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता, मैंने भी बताया कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में एंट्री करती, प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, हट जाती है, मुड़ जाती है, और यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो एक लाइन में ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाना और अपने मार्ग से विचलित होने की घटना ही क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब यहां पर देखें कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, क्या है विरल माध्यम, मतलब जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा तो निर्वात में होती है, लेकिन निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल में अंतर इतना कम होता है कि हम वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल को दोनों को सेम कह देते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चाल किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा चाल होती है निर्वात में। तो यहां पर क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे कांच में एंट्री करती है, ठीक है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, तो इसको जरा समझ लीजिएगा, विरल माध्यम क्या है, जिसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा और
सघन माध्यम कौन है? जिसमें प्रकाश की चाल कम, उसके कंपैरिजन में। तो ऐसे बोले जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। विरल का मतलब जिसमें चाल सबसे, जिसमें ज्यादा चाल थी, और वो प्रवेश किसमें कर रही थी? जिसमें कम चाल थी। या हम ऐसे बोले कि प्रकाश की किरण ज्यादा चाल वाले माध्यम से कम चाल वाले माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जरा समझिए, यहां पे देखिए, ये माध्यम दिखाया वायु। वायु का मतलब यहां पर ये विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ठीक, ये हो गया विरल माध्यम। अब ये प्रकाश की किरण ओ, ये देखिए यहां पर आपको दिख रही होगी, ये वाली किरण आ रही थी, लेकिन ये माध्यम क्या है? कांच है, तो कांच का सघन माध्यम हो गया। तो वो यदि ये कांच नहीं होता तो एकदम ही प्रकाश की किरण ऐसे, देखो डॉटेड लाइन दिख रही है, ऐसे इधर की तरफ जाती, लेकिन माध्यम हो गया सघन, तो अभिलंब की तरफ क्या हो गई? झुक गई। ये देखिए ऐसे झुक गई। ये घटना यानी जो है परिवर्तन होना ही क्या कहलाती? अपवर्तन कहलाती है। तो क्या बताया इन्होंने? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इसका उल्टा बोल दीजिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यही बात यहां पर बताई गई है, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए क्या है, तो देखिए यहां पर प्रकाश की किरण ये क्या है? ये थी सघन से, ये विरल से सघन में आई, अभिलंब की तरफ झुक गई, और ये सघन से विरल में आई, अभिलंब से दूर हट गई। अब वही बात यहां पर लिखी, प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ओ एक को आपतित किरण, और हाँ इसी चित्र से ही देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, जो ये किरण दिख रही है, ये वाली किरण क्या है? ये आने वाली किरण मतलब आपतित किरण है, और ये कौन है? जाने वाली किरण है, अपवर्तित किरण। ध्यान रखिएगा, उसमें था आपतित परावर्तित, इसमें है आपतित और अपवर्तित किरण हो गई। आने वाली किरण मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आई बनता है, नहीं आपतन कोण बनता है, ठीक है। वहां पर भी हमने आपतन कोण कहा था, ठीक है। और ये कोण कौन सा है? जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो अपवर्तन कोण होता है, न कि परावर्तन कोण। वहां पर क्या हुआ था? परावर्तन कोण। तो आई था आपतन, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, और आर है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है, ठीक। तो ये आई और आर आपको मालूम हो गया। ये देखिए, ये अपवर्तित किरण हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये अब यहां पर देखिएगा, आयताकार कांच के स्लैब यानी टुकड़े से अपवर्तन के, अपवर्तन के नियम क्या है? ये आपसे पूछा जाएगा, अपवर्तन के नियम क्या है? जैसा कि हम आपको पढ़ाए पीछे क्लास में, परावर्तन के नियम क्या है, उसी तरह से यहां पर प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। तो पहला नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम में पहला जो रूल है, पहला नियम क्या है? आपतित किरण मैंने अभी बताई, आने वाली किरण आपतित किरण। अपवर्तन का मतलब परावर्तक तल, जो ये है दो माध्यमों को अलग करने वाली लाइन, ये हो गया अभिलंब, ये है आने वाली किरण आपतित किरण, और ये है अपवर्तित किरण। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या बोले? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहां होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ करके आए हैं, उसी से मिलता जुलता ये भी है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये देखिए, आपतित किरण ये वाली हो गई, ये आपतित किरण हो गई, और ये अपवर्तित किरण हो गई, और ये अभिलंब क्या हो गई? ये ए। तो ये तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला रूल हो गया। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के लिए, प्रकाश के लिए
आपतन कोण की ज्या मतलब साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत होता है। अनुपात क्या होता है? नियत या नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो ध्यान रखना है, आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है स्नेल का नियम क्या है। किन्हीं दो माध्यमों का एक ही रंग के प्रकाश के लिए, क्योंकि प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। और यह हम क्या बोलेंगे यहां पर? साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। क्या लिखेंगे? साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक बोले, ये एन कह सकते हैं, एन। और इसे क्या कहते हैं? इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी जो अनुपात निकला वो अनुपात क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष जिसमें से प्रकाश आ रही थी, दूसरा का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही थी। तो क्या बोलेंगे कि एन क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ठीक है, इसे एन या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन आई अपान साइन आर जो है वो क्या है? नियतांक है। इसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। किसका अपवर्तनांक कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। अब क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यमों में होता है, यानी वायु से किसी अन्य माध्यम में जा रही है, वायु से कांच में जा रही, वायु से जल में जा रही, वायु से तेल में जा रही, ऐसे जा रही मान लीजिए कोई, तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो प्रकाश की किरण पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है कांच, तो वायु से कांच में जाएगी, तो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं ANG। ठीक है, कहां से आया? वायु से कांच में आया। और ये ANG बराबर किसके आएगा? साइन आई अपान साइन आर। ये हो गया। अब यहां पर जो ANG क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक। ठीक, और यदि क्यों लिखा हुआ कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब वायु के सापेक्ष है। जल का अपवर्तनांक है कांच के वायु के सापेक्ष है। तो वायु के से प्रकाश की किरण किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो साइन आई और साइन आर का अनुपात निरपेक्ष अपवर्तनांक, या हम बोलें उस माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें वो एंट्री कर रही है उसका अपवर्तनांक होता है। ठीक, तो यहां पर हमने बता दिया, जैसे प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है तो आप क्या लिखेंगे? ANG लिख लिए हैं। ठीक, तो ANG का मतलब वायु से कांच में जाइए और आएगी क्या? साइन आई अपान साइन आर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बोला तो ये एन किसके बराबर है? ANG। ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष बोलेंगे यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, तो केवल हम कांच का अपवर्तनांक ही कह सकते हैं। जैसे कहीं आपको लिखा मिले ANW 4/3, तो आप ये कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या कह सकते हैं? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोले या केवल जल का अपवर्तनांक बोले। जैसे कि लिख दें जल का अपवर्तनांक n बराबर 4/3, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है, क्योंकि केवल अपवर्तनांक लिखने का मतलब हो गया प्रकाश की किरण वायु से उस माध्यम में आ रही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक। जब पहले माध्यम वायु के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो, तो इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए बात दोनों घुमा फिरा के एक ही है। कैसे? जैसे यहां पर कह रहे हैं कि
मान लीजिए प्रकाश की किरण जी से यानी कांच से जल में जा रही हो, तो क्या बोलेंगे, ये पढ़ा जाएगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्या पढ़ा जाएगा, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये लिखा होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से जल में आ रही है, समझ में आया। लेकिन यदि यहीं पर लिखा होता ANW तो कहते जल का अपवर्तनांक, समझ में बात आई। तो यहां पर क्या लिखा देखिए, जब प्रकाश पहले माध्यम से निर्वात या के स्थान पर किसी अन्य दूसरा कोई माध्यम हो उसमें प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, साइन आई अपान साइन आर बराबर 1n2। जैसे पहला माध्यम है 1 और दूसरा माध्यम है 2, तो क्या हो जाएगा 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब जैसे मान लो यहां पर पहला माध्यम क्या है, जल है, तो आप जल लिख सकते हैं, WN लिख लीजिएगा। और दूसरा माध्यम मानिए कोई लिक्विड है तो WNL लिख देंगे, समझ में आया। ठीक, अब हाँ एक बात ध्यान रखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट में लिखा है सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है। तो सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, सबसे कम अपवर्तनांक होता है वायु का, 1.003 होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, डायमंड यानी हीरे का 2.42 होता है। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, सबसे कम अपवर्तनांक हो गया 1.003 और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हो गया 2.42। ठीक है, और ये अनुपात है, इसलिए माध्यम अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। एक और बात है वो भी जरा समझ लीजिएगा, सवाल लगाते समय आपको मदद मिलेगी। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से पहले में आ रही, ऐसा समझिएगा। देखिए ये एक माध्यम है, ये हो गया पहला माध्यम, और फिर ये हो गया दूसरा माध्यम, और फिर हो गया तीसरा माध्यम, और फिर हो गया पहला माध्यम। यानी ऐसे बोले कि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से किस में आ रही थी, दूसरे में, और दूसरे से किस में आ रही थी, तीसरे में, और तीसरे से किस में आ रही थी, पहले में आ रही। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये पहले में आ रही थी, तो ये अभिलंब हमने ड्रॉ कर दिया, ऐसे अभिलंब किया। तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे में आई, ये लाइन हमने ऐसे खींच दी। अब यहां पर ड्रॉ किया अभिलंब, फिर ये ऐसे चली गई, ऐसे आई, और फिर हमने यहां पर अभिलंब ड्रॉ किया। और यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि जब प्रकाश की किरण यहां आई और फिर पहले माध्यम ये एंट्री कर रही है, तो इस प्रकाश की किरण क्या होगी, पहले वाले के एकदम सीध में जाएगी, मतलब ये लाइन और ये लाइन एकदम सीध में रहेगी। और यहां की बीच की लाइन ये सघन और विरल माध्यम जैसा होगा जिसके ऊपर कंपैरिजन में, तो अभिलंब से दूर भी हट सकती हैं और अभिलंब के पास में भी आ सकती हैं। लेकिन इसको लिखेंगे किसे, जैसे मान लीजिए ये पहले माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे में आ रही, तो AN2 लिखेंगे, ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर दूसरे से किस में आई, तीसरे में आई, तो आप क्या लिखेंगे 2N3, और फिर किस में आई, तीसरे से पहले में गई 3N1, और ये बराबर कितना होता है, 1 होता है, याद रखना है। क्या होगा 1N2 गुणे 2N1 गुणे 3N1 बराबर 1। फिर से देखिएगा 1N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक गुणा दूसरे से तीसरे में जाना थी 2N2 यानी दूसरे के माध्यम के सापेक्ष तीसरे का अपवर्तनांक, फिर प्रकाश की किरण तीसरे से पहले में जा रही थी तो 3N1 बराबर 1। ठीक, अब हम यदि ये लिखना चाहेंगे 2N3 तो बराबर क्या हो जाएगा 1/1N2 गुणे 3N1। जरा समझिएगा 2N3 ये लिखा तो क्या आएगा यहां पे ये 1/1N2 गुणे 3N1। ठीक, यहां तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, जैसे कहीं लिखा होगा
1n2 बराबर 1/2n1 होता है। रिलेशन ध्यान रखना है, 1n2 बराबर 1/2n1। तो यहां पर देखिए, यदि इसको हम ऐसे समझ लें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 2n3 बराबर 1/1n2 तो लिख दिया मैंने, 1/1n2, 1n2 तो लिख दिया। लेकिन यहां पर कितना लिखा था, 3n1, वो भी 1/, है। एक लाइन यहां पर बढ़ा करके ऐसे लिख देते हैं, 1/3n1। अब यही रूल लगा दीजिएगा, 2n1 1/, लिखा तो 1n2 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2n3 बराबर, ये इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1n3 अपान 1n2। ये फार्मूला आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या लिखेंगे, 2n3 बराबर 1n3 बटे 1n2। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लें, जैसे मान लीजिए यहां पर ये लिखा हो WNG बराबर, तो इसको आप लिख सकते हैं ANG बटे ANW। ठीक है, क्या लिखेंगे, WNG बराबर क्या होगा, ANG बटे ANW। बिल्कुल उसी तरह से अब यहां पर क्या है, W को हम 2 मान लें और G को 3 माने। देखिए अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। W को हमने 2 मान लिया, W को 2 माना, ये W को 2 माना, और G को 3 मान लिया, G को 3 मान लिया, और A को कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो देखो क्या बना, 2n3, तो यहां देखिएगा 2n3, 2nGA बन गया, बराबर कितना लिखा है, 1n3, 1n3, तो 1AN3, ANG का मतलब कितना हो गया, 1n3। ठीक है, और बटे ANW, और A कितना है यहां पर, A बताइए, A पर 1 है, W कितना है, 2 है। ठीक है, तो 1NW यानी 2, यानी 1n2। तो बिल्कुल ये वाला फार्मूला आपको हर कीमत पर याद रखना है। और कहां से हम लेके आए हैं, यहां से लेकर के आए हैं। ठीक है, 2n3 बराबर 1n3 बटे 1n2। ठीक, अब मान लो तुमको याद ना रहे, कुछ नहीं याद रहे, तब हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये सामने लिखा हुआ है, ऐसे हमको मान लीजिए ये लिखना है, तो WNG बराबर ANG बटे ANW। कैसे लिखना है याद कर लीजिएगा, जैसे लिखना हो WNG बराबर, क्या करिएगा, ये W को आप बंद करिएगा, W को बंद करिएगा, क्या दिख रहा है आपको, NG दिख रहा है, NG आप उतार लीजिएगा यहां तक। ठीक, अब इसको जरा देखिएगा, G को बंद करिएगा तो WN दिख रहा है, तो W1 नहीं लिखना, बल्कि इसको पलट के लिख देंगे, NW लिख देंगे, यानी NW लिख देंगे, और दोनों के साथ A ऐड कर लेंगे, और फिर जरा मिला लीजिए। देखो ये पहले वाला लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, जैसे हमको यहां पर लिखना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जैसे लिखा हो GNL, कांच के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक, तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर लिखेंगे NL लिख देंगे, ये वाला लिख गया, और NG लिख देंगे, और दोनों के साथ A लगा देंगे, बस बन गया फार्मूला। ठीक, ये बिल्कुल बन गया। तो ये फार्मूला यही फार्मूला आपको याद रखना है, हर हालत में सवाल लगाते समय इसका यूज होगा। चलिए अब आइए अगला पॉइंट क्या है। हाँ, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या संबंध होता है। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। जैसे यहां पर बात करी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, ANW लिखेंगे,
ANW बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल जिसको लिखा जाता है C से, और जल में प्रकाश की चाल जिसको लिखा जाता है V से। ठीक है, तो ANW बराबर होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो अब जैसे मान लिखा हो ANG लिखा हो तो क्या फॉर्मूला बनाएंगे, वायु में प्रकाश की चाल C और कांच में प्रकाश की चाल V, और पहचान के लिए हमने G लिख लिया VG। तो आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नोट कर लेंगे। अब दूसरा नंबर क्या है, अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या रिलेशन होता है, यह हम कह सकते हैं अपवर्तन के क्या हमारे अनुप्रयोग क्या है। उसमें पहला नंबर आता है, जैसे किसी बाल्टी में पानी भरा हो और उस बाल्टी में आप सिक्का डाल दें तो सिक्का लगता है पानी के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, या कांच की कोई रॉड को आप पानी में डालेंगे तो लगेगा कि पानी के अंदर जो एंट्री हुई है वो क्या हो गई, वहीं से मुड़ गई है, और जैसे इसको बाहर की तरफ आप निकालेंगे वो सीधी सीधी रॉड ऐसे फिर निकल जाएगी। कहने का हमारा मतलब ये था कि जब हम कांच के सिक्कों को पानी में डालते हैं तो हमको लगता है ये कांच का सिक्का तली से ऊपर है। ठीक, दूसरा ये कि जब हम पानी के अंदर कोई कांच की रॉड डालते हैं तो पानी के बाहर वाली रॉड तो सीधी लगती है, और जैसे ही अंदर आप रॉड को देखते हैं तो ये आपको तिरछी या मुड़ी हुई एहसास होती है, होती नहीं है, केवल आभास होती है। ठीक, अब यहां पर क्या है, जब प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण पानी में कांच कोई सिक्का डाला जाता है तो तली से ऊपर उठा हुआ दिखाई क्यों देता है, ये आपको यहां पर बताना है। देखिए, यहां से हमने कहा था हमको वस्तु कब दिखाई देती, जब उससे परावर्तित होने वाली किरण हमारी आंख तक पहुंचती है। यदि परावर्तित होने वाली किरण हमारी आंख तक नहीं पहुंचती तो हमको दिखाई नहीं देता। जैसे भैया अब आप पट्टी बांध लें तो कुछ नहीं दिखाई देता है। अब कारण क्या है नहीं दिखता है, क्योंकि परावर्तित होकर प्रकाश तो आ रहा था, वस्तुएं परावर्तित करके प्रकाश तो आपकी आंख तो भेज रही थी, लेकिन बीच में पट्टी तुमने बांध ली, आंख और उन किरणों के बीच में अपारदर्शी पदार्थ रख दिया, उन किरणों को भेद करके नहीं जा पाती, इसलिए हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जैसे हम पलक बंद कर ले, आंख बंद कर ले तो हमको कहां दिखता, कुछ नहीं दिखता। वजह क्या है कि परावर्तित प्रकाश तो आ रहा था, लेकिन आंख के लेंस और परावर्तित किरणों के बीच में आपने क्या कर लिया, पलक को बंद कर लिया, प्रकाश नहीं आ रहा, नहीं दिखता है। तो वहां यहां पर भी है, तो यहां से प्रकाश की किरण परावर्तित होकर चलती है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गई आपतित किरण, सिक्का आपने डाल रखा, कहां, पानी के अंदर डाल रखा है, और यहां से प्रकाश की किरण ये चली, देखिए यहां पर आई, जल कैसा, और उसके ऊपर माध्यम क्या है, विरल है, और आप यहां से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। जब यहां से देख रहे हैं, आपकी आंख वहां पर है, तो प्रकाश की किरण ध्यान दीजिएगा यहां से सघन माध्यम से विरल में जा रही थी, सघन से विरल में जा रही थी, तो यहां लंब ड्रॉ करिए, ये लंब ड्रॉ करिए, और यहां भी लंब ड्रॉ करिए। दो किरण दिखा रहे हैं, केवल एक किरण को हमने ऐसे दिखाया इस बिंदु पर। अब यहां से जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, देखिए ये अभिलंब से दूर हट गई, ये वाली, इसका मार्ग देखो कितना बदल गया। यही रोल यहां पर भी हुआ, ये अभिलंब से क्या हो गई, ये भी दूर हट गई, ये अभिलंब से। अब इन दोनों किरणों को डॉटेड मिलाएंगे तो कहां पर मिल रही है, बिंदु बी पर मिल रही है, तो वास्तव में यहां नहीं मिल रही है, बल्कि डॉटेड तुमने लाइन मिलाई है। इसका मतलब हुआ सिक्का तो यहां रखा है लेकिन ए पर, और आभास होता है कि ये बी पर रखा है। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण जल से कहां जा रही थी, वायु में जा रही, तभी तो हमको दिखाई पड़ रहा था, और ये सघन से विरल में जा रही तो अभिलंब से दूर हट रही थी। इन किरणों को हमने पीछे बढ़ा दिया तो जाके बी पर मिल जा रही हैं, और उस सिक्के का प्रतिबिंब बी पर मिल रहा है, जो कि पानी की सतह से हमको ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आप देखिएगा, ANW बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो ANW वास्तविक गहराई कितनी है वो हम लिख लेते हैं, और आभासी गहराई कितना हमको दिख रहा है वो लिख लेते हैं। इनका जो अनुपात होता है वही ANW यानी जल का अपवर्तनांक कहलाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध। अब क्रांतिक कोण क्या है, हाँ,
तो सबसे पहले यहां पर हम जानेंगे क्रांतिक कोण क्या है। अभी आपने सीखा कि यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी, हाँ, तो ये आपने जाना कि जब प्रकाश की किरण कहां से, विरल से सघन में आती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है, और उसका उल्टा अभी अपने देखा कि सघन से विरल में आएगी तो अविलंब से दूर हटती है। अब क्रांतिक कोण क्या है, देखिए इस बात पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा क्या है क्रांतिक कोण। देखिए ये हमने एक बाउंड्री लाइन खींची, एक रेखा खींची है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है, और इधर माध्यम है सघन और इधर माध्यम है विरल। ठीक, सघन का मतलब प्रकाश की चाल कम, विरल का मतलब प्रकाश की चाल ज्यादा। इस पर ये आपने क्या किया, एक लंब ड्रॉ कर दिया है, ये अभिलंब हो गया। ठीक, अब जरा बताओ, यदि प्रकाश की किरण यहां पर ऐसे आ रही थी तो सघन से जब विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, पक्का हटेगी। तो आप ऐसे इसको बता दें, कहा ये हट गई, ऐसे ये हो गया विरल। ठीक, अब क्या किया, यदि इस कोण को आई को हमने और बढ़ा दें, आई को मैं ऐसे बढ़ा दूं, ऐसे, तो ये किरण और बढ़ेगी, और बढ़ करके ये इस तरह से आ जाएगी, इस पर ये हो जाएगी कुछ इस तरह से किरण, ये वाली किरण ऐसे हो जाएगी। नहीं, आ रही थी किरण ये वाली और जा रही थी ये वाली, तो ये हो गया। तो यहां पर क्या है, सघन माध्यम, क्रांतिक कोण परिभाषा क्या, ध्यान दीजिएगा, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या बोलेंगे, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन कितना होता है, 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक, तो यहां पर इस सघन माध्यम को क्या मान लें, दो मान लें, जैसा कि यहां पर बताया, माना विरल माध्यम को एक और सघन माध्यम को दो मान लीजिए, तो हमने यहां पर विरल माध्यम को एक मान लिया, सघन माध्यम को दो मान लिया गया। तो स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या बताता है कि विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष, तो प्रकाश की किरण किससे आ रही थी, सघन से विरल में आ रही है, और सघन को किसका माना है तुमने, दो माना है, तो यहां पर 2n1 बराबर कितना होगा, साइन आई बटे साइन आर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, आपने परिभाषा यही बताई कि सघन माध्यम में आपतन कोण, वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन कितना होता है, 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और क्रिटिकल एंगल में सी से पहले आती है स्पेलिंग में, तो यहां पर आई को क्या कह देंगे, सी के बराबर कह देंगे। तो क्या बन जाएगा, 2n1 बराबर साइन सी, बताइए, और आर कितना होगा, आर होगा 90 अंश। यही तो डिफिनेशन बताई थी कि आप अपवर्तन कोण कितने अंश हो, 90 अंश हो, तो आप यहां पर क्या बोल देंगे, साइन 90 बोल देंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या लिखेंगे, 2n1 बराबर साइन सी बटे साइन 90। क्यों, क्योंकि प्रकाश की किरण आ रही थी दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। ठीक है, यहां पर मैंने केवल नाम दिया है ना दूसरे माध्यम को, सघन माध्यम को दो दे दिया, विरल माध्यम को एक दे दिया, और प्रकाश की किरण आ किधर से नहीं थी, सघन में से विरल में आ रही थी, तो चाहे हम सघन माध्यम n विरल माध्यम लिखें या 2n1 लिखें, बात तो एक ही है। ठीक, तो हमने क्या लिखा, 2n1 बराबर साइन सी बटे साइन 90। और अब बताइए बेटा, साइन 90 का मान होता कितना है, तो आप लोगों ने बताया साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 2n1 बराबर साइन सी बटे 1 लिख लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमने एक चीज बताई थी कि 1 and 2 बराबर होता है 1/2n1, ये होता है। तो यहां पर देखिए 2n1 बराबर 1/1n2 लिख देंगे। तो हम ऐसा कर लें,
दोनों तरफ इसको हम ऐसे लिख लें 1/2n1 बराबर 1/sin c। बात तो एक ही है, हमने इधर भी बटे 1 कर दिया, उधर भी बटे 1 कर लिया, क्रॉस गुणा करें वही तो फिर चीज आ जाएगी। और इसको हम क्या लिखते हैं बता बेटा, इसको लिख सकते हैं 1n2 बराबर 1/sin c। 1n2 बराबर 1/sin c। और 1n2 को हम एक चीज और भी लिख सकते थे क्या, 1 यदि यहां पर ये विरल माध्यम वायु है और तो सघन माध्यम ये n है, तो हम यहां लिख सकते हैं केवल n। n का मतलब हुआ वायु के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहां पर हम क्या मान लें, ये वायु मान लें और ये मान लें कितना, कांच मान लें, ध्यान दीजिएगा कांच। तो ये हम क्या कर सकते हैं ANG, देखें 1 का मतलब क्या हो जाएगा A, n तो n है अपवर्तनांक के लिए, 2 का मतलब g, तो ANG बोले या n बोले, बात तो ये है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं n बराबर 1/sin c, और ये बन गया रिलेशन अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरल माध्यम में अपवर्तन 90 अंश होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लेंस की। खत्म हो गया पूरा दर्पण और अपवर्तन भी हो गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। दर्पण में प्रतिबिंब परावर्तन की वजह से बनता है, और लेंस में प्रतिबिंब किसकी वजह से बनता है, अपवर्तन की वजह से बनता है। ठीक, अब क्या लिखा, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन। ठीक है, तो दो गोली पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है कि लेंस क्या है। तो लेंस क्या है, दो गोली पृष्ठ, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है ऐसे, इसको हमने ऐसे से कट कर लिया और कट करने के बाद इन दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में, ये और ये बनके तैयार हो गया लेंस। ठीक, तो क्या है, दो गोली पृष्ठों में एक समतल भी हो सकता है, समान पारदर्शी माध्यम कैसा हो, समान हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक, और बेसिकली लेंस कितने प्रकार के होते हैं, हम यहां पर सिर्फ दो प्रकार के लेंस की बात करेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या है, जो ये चित्र सामने दिख रहा है, इसको बीच यहां पर क्या है, बीच में मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होगा और किनारे पर पतला होता है, इसे हम उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, और ये करते क्या है, प्रकाश पुंज को अभिसारित करते हैं। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, अभिसारित करते हैं, मतलब एक बिंदु पर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, अर्थात देखो यहां पर लिखा हो, अर्थात एकत्रित करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस कहा जाता है। और यदि यह लेंस का पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो, एक पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो, तो समतल उत्तल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल लेंस यानी कि कहा जाता है समतल उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक, क्योंकि एक पृष्ठ समतल है दूसरा उत्तल है। तो हम फिलहाल बात इसकी करेंगे, इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ उत्तल लेंस जरूर है, ये सब आगे क्लास में आप बहुत अच्छी ढंग से पढ़ेंगे। तो क्या है, पहली चीज तो आपको मालूम होगी, लेंस क्या होता है, दो पारदर्शी माध्यमों से, गोली माध्यमों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है, लेंस कहलाती है। उत्तल लेंस बीच में मोटे होते हैं, किनारे पर पतले होते हैं, ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं, मतलब एक बिंदु पर मोड़ते हैं, एकत्रित कर देते हैं, इन्हें अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब आइए दूसरा क्या है, दूसरा है अवतल लेंस। ये बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ठीक है, ये जो लेंस पतले किनारे पर क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं, किनारे पर मोटे होते हैं। ये देखिए ऐसे, इसको आप देखिएगा तो बीच में क्या होगा, पतला होगा, किनारे पर मोटा होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वि उत्तल लेंस या अवतल लेंस कहते हैं। अब ये किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। यदि ये किरणें आएंगी इस पे मुख्य के समांतर, तो
तो इन किरणों को अपसारित कर देते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अपसारी लेंस कहते हैं। तो हम बात करेंगे यहां पर क्या उसकी, अवतल लेंस की। तो अवतल लेंस कैसी पहचान क्या होती है, बेसिक पहचान में बता रहे हैं कि अवतल लेंस में ये बीच में होते हैं पतले, किनारे पर होते हैं मोटे, प्रकाश की किरणों को क्या कर देते हैं, ये फैला देते हैं। और उत्तल लेंस में क्या है, बीच में होते हैं मोटे, किनारे पर होते हैं पतले, और ये प्रकाश की किरणों को मोड़ देते हैं। अब देखिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे हम दर्पण में पढ़ के परिभाषाएं हैं उसी तरह से परिभाषाएं यहां पर भी हैं। अब पहली परिभाषा यहां पर बताई है वक्रता के, सब इनको पढ़ लेना है, बस जानकारी हो जाए, और ये सब कहीं लिखने को नहीं आती है कि वक्रता केंद्र की परिभाषा आप दीजिएगा। ये जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक हम चित्र नहीं बना पाएंगे, और चित्र नहीं बना पाएंगे तो सवाल नहीं लग पाएंगे। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या है, देखिए आपने कहा था कि उत्तल लेंस को हम क्या बनाएंगे, ऐसे जोड़ करके बनाएंगे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये था, इन दोनों पार्टों का जो सेंटर होगा, जो केंद्र होगा, वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, गोले का वह भाग गोले का वह भाग जिससे लेंस बना होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। ये देखिए वक्रता केंद्र C1 और C2 दिखाया, इसका सेंटर इस पृष्ठ का ये वाला हो गया, इसका सेंटर ये वाला हो गया, तो वक्रता केंद्र मालूम हो गया। चूंकि उत्तल था अवतल लेंस दो गोली पृष्ठों से मिलकर बने होते हैं, अतः इसमें वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं। इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये वाला, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये वाला, तो इसके दो वक्रता केंद्र हो गए। इसमें देखिए अवतल लेंस की बात कर लें तो अवतल लेंस में देखिए वक्रता केंद्र ये वाला है, ठीक है, और ये किधर की तरफ हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इसमें भी एक C1, इसमें भी एक C1, इसमें भी एक C2, इसमें C2। तो हम ऐसे बोले कि वक्रता केंद्र चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में क्या होते हैं, दो दो होते हैं। दूसरे नंबर पे आती है मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ध्रुव कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, फिर आता प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र क्या मतलब हुआ कि लेंस के अंदर वह बिंदु जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण बिना अपना मार्ग बदले जाती है और उसी पर ये निकल जाती है, मतलब बिना अपना मार्ग बदले हुए निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण समांतर निकल जाती है, बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ कहते हैं। यानी ऐसे देखिए ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, बिल्कुल एकदम क्या हो गई, सीधी निकल गई, ये एकदम सीधी निकल गई, यानी कि मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कि मुख्य लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर कोई ऐसा एक बिंदु होता है जहां से जाने वाली प्रकाश की किरण एकदम बिना मार्ग बदले अपना सीधी निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र ओ कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है, फोकस क्या है। तो फोकस में क्या है, आपने जैसे दर्पण में पढ़ा था उसी तरह से इसमें भी पढ़ना है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। नहीं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर और दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर बातें की थी, उसमें था परावर्तन के बाद, इसमें था अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती या जाती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। तो उस लेंस क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। अब लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो होते हैं, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये भी ध्यान रखना है, तो इन्हें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कहते हैं। अब प्रथम फोकस की बात करेंगे, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। और यहां से उसमें भी आपने पढ़ा था फोकस बिंदु से और दर्पण के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और यहां उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु F1 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और अवतल लेंस का प्रथम फोकस, तो उसकी भी पहचान, उसकी भी परिभाषा वही है कि क्या है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी और आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अवतल लेंस का प्रथम फोकस को
F1 से नहीं कह सकते, प्रथम फोकस को F1 से कहा गया, द्वितीय फोकस बिंदु को F2 से कहा गया। ठीक, या दोनों बातें यही हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती या जाती हुई प्रतीत होती है फोकस पॉइंट कहलाता है। लेंस का द्वितीय फोकस, तो ये द्वितीय फोकस में जहां पर वो जाती हुई प्रतीत होंगी वो आपका क्या कहलाएगा, ये F2 कहलाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोकस तल की बात हो गई, फोकस तल के मुख्य अक्ष के तल के लंबवत, मुख्य अक्ष के तल के लंबवत लेंस के फोकस से होकर तल के लंबवत जो तल होगा उसे लेंस का फोकस तल कहते हैं। फोकस दूरी के विषय में अभी आपने आपको बता दिया कि लेंस की प्रकाशिक केंद्र यानी O से और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, क्या कहें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। जैसा कि हम दर्पण में पढ़ के आए हैं, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में, उसी तरह से अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में और उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहां पर शुरुआत होती है प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब बनाए थे उसी के अनुसार यहां पर हम प्रतिबिंब बनाएंगे लेंस में, लेकिन उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या, वहां पर हमने अवतल दर्पण में कितनी कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए थे, 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए थे अवतल दर्पण में, याद रखना है। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए थे। अब यहां पर उल्टा हो गया। उल्टा क्या, उत्तल लेंस, ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस में 2 कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है। बात शायद समझ में आ गई। जो काम वहां पर उत्तल दर्पण कर रहा था, ठीक है, उत्तल दर्पण, वो यहां पर अवतल दर्पण करेगा। ठीक है, और जहां वो अवतल दर्पण कर रहा था वो काम यहां पर उत्तल दर्पण कर रहा था, यानी प्रतिबिंबों की संख्या सेम है वही। अब आगे बढ़िए जरा पहला, तो यहां हम बात करते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बहुत अच्छी तरह से इसको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे और सवाल भी इसमें हम लगाएंगे। तो पहला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति वस्तु के मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से दूरी पर निर्भर करती है। कोई बात नहीं हो तो हमने पहले ही पढ़ा। अब देखिए यहां बने उत्तल लेंस का चित्र बन रखा और ये बना है फोकस पॉइंट F1। ये फोकस दूरी के दूर वस्तु है, 2F1 लिख लिया, और इसके बाद वाली दूरी क्या हो गई, अनंत हो गई। जैसे हम उसमें क्या कहते हैं, अवतल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु रखी थी। ठीक, तो यहां पर हम बोलेंगे उत्तल लेंस के सामने अनंत पर वस्तु रखी है। क्या बोलेंगे, जब वस्तु, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक एक बात याद रखना है, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, या हम ऐसे बोले जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी होती है, तो जो लेंस की फोकस दूरी के द्वितीय फोकस F2 पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या आपको पता चल गया, देखो यहां से प्रकाश की किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, F2 से चली गई। हमने बहुत सी किरणें दिखा दी, देखिए ऐसे ऐसे सब किरणें दिखाई हैं, और ये सब जाके कहां पर मिल रही थी, फोकस पर मिल रही थी। जो किरण यहां पर थी वो यहां मिल रही थी और यहां पर वाली भी यहीं पर मिल रही थी। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बन गया, वास्तविक बनना। कहीं मैंने डॉटेड लाइन नहीं बनाई, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। और हमने कल बात कही थी कि जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बने तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि उल्टा प्रतिबिंब बनना, तो वास्तविक और उल्टा हो गया, कोई दिक्कत। साथ में छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, उसमें भी तो मैंने यही बात करी थी, वास्तविक। तो इसकी यहां पर बात क्या होगी, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी होती है तो उसका लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहां पर रखें कि उसका वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा बिंदु और प्रतिबिंब बने, तो आप तुरंत बोलेंगे सर उस वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें, अनंत पर रखें। पहली शर्त पूरी हो गई। अब आइए दूसरी शर्त में।
अब हम आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाया है, लेकिन ये बताया कि F1 और टू F1 के आगे रखी है। बात समझ में आई नहीं है? टू F1 के आगे, यानी वस्तु तो रखी है उत्तल लेंस के सामने, अनंत पर नहीं रखी है, लेकिन फोकस दूरी के दुगने से थोड़ा हट करके रखी है। देखिए क्या लिखा, जब वस्तु अनंत और फोकस दूरी के दुगनी दूरी के बीच में रखी है। फोकस दूरी की दुगनी क्या हुई? दूरी ये वाली हो गई। और अनंत कहाँ है? अनंत तो पहले से पता, अनंत का मतलब तो अनंत है, तो यहां के बीच में रखी हुई है, यानी यहां ए बी पर रखी है। अब जरा देखिएगा, ये मुख्य अक्ष के समांतर पहली किरण गई, और जब पहली किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, F2 से होकर ये निकल गई इधर की तरफ, ये वाली। दूसरी किरण आपने कहां से गुजार दी? प्रकाशिक केंद्र से गुजारी। मैंने अभी बताया था, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग पर वापस सीधे चली जाती है। तो क्या हो गई? इसी मार्ग पर सीधे चली गई। दोनों कहां मिल गई? यहां पर मिल गई, और इसका प्रतिबिंब बन गया। तो हमने कहां रखा है प्रतिबिंब? ध्यान दीजिएगा, वस्तु रखी है फोकस दूरी और के दुगने और अनंत के बीच में। प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस दूसरी तरफ, वो भी बना था दूसरी तरफ फोकस दूरी और फोकस दूरी के दुगने के बीच में बनता है। क्या है? या हम बोले दूसरी तरफ फोकस दूरी और फोकस दूरी के दुगने के बीच बनता है। ठीक, तो क्या लिखा जरा देखिएगा, अनंत तो फोकस दूरी की दुगनी 2f के बीच बनता है, ये बन गया। ठीक, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और साथ में छोटा बनेगा। ध्यान रखना, वास्तविक, उल्टा और उससे छोटा बनता है। अभी प्रतिबिंब बड़ा की बात नहीं आई, वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा कहां पर? F2 यानी कि दूसरी फोकस और द्वितीय फोकस दूरी के दुगने के बीच में बनता है। अब आइए अगला नंबर, अब हम आएंगे कहां पर? बढ़ाते बढ़ाते कहां पहुंच गए? अगला बिंदु कौन सा मिला? 2F1 पर रखा। और जब 2F1 पर रखा, यहां हम ऐसे बोले कि यहां पर रख दिया फोकस दूरी के दुगने पर, तो इसका दूसरी तरफ 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनता है। जरा देखिएगा, ये बना, जब लेंस के 2F2 पर वस्तु रखी, 2F1 पर वस्तु रखी होती है, ध्यान दिएगा, 2F1 पर वस्तु रखी होती है, तो दूसरी तरफ क्या बनेगा? 2F2 पर, ये 2F1 पर वस्तु रखी, कहां प्रतिबिंब बन गया? 2F2 पर बन गया। और कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो ये भी पता चल गया, 2F1 पर वस्तु रखेंगे तो 2F2 पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक, या हम ऐसे यहां क्या कहते हैं, यदि वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगने पर रखी होती है, तो उसका दूसरी तरफ लेंस के फोकस दूरी के दुगने पर वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। चलिए, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आती चौथी कंडीशन, क्या है? फोकस दूरी के दुगने और फोकस के बीच में बन गया, मतलब फोकस दूरी के दुगने से जब बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट फोकस दूरी ही तो है, तो इसके बीच 2F और F1 के बीच रखी होती है, यही तो लिखा है। जब वस्तु कहां पर? F1 और 2F1 के बीच रखी होती है, ऐसे बोले 2F2 और F1 के बीच वस्तु रखी होती है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अब प्रतिबिंब देखिए, उधर वस्तु में इधर बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब उधर भाग रहा। ठीक, अब वहां पर क्या हो जाएगा? तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और फोकस दूरी के दुगने से अधिक दूरी पर बनेगा। ठीक, तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी के दुगने और फोकस के बीच, यानी 2F1 और F के बीच, 2F1 और F1 के बीच रखी होती है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ 2F2 से दूर बनता है, या ऐसे बोले 2F2 और अनंत के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो बस यही बात हो गई, ये आपका नंबर ये हो गया चौथा। अब हम अगला नंबर कौन सा लाएंगे? फोकस दूरी पर रखेंगे, क्योंकि अगला पॉइंट फोकस दूरी हो गई, फोकस पर हो गया, तो बढ़ाइए फिर अगला, ये हो गया।
अब क्या है, हमने वस्तु कहां पर रख दी, सब बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बिल्कुल फोकस दूरी पर वस्तु रख दी, फोकस पे रख दी। ऐसे बोले जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी यानी f1 पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ अनंत पर बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। बस हो गया। देखिए प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर अनंत दूरी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु से कितना बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो क्या बोलेंगे, जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी या प्रथम फोकस पर रखी होती है तो उसका दूसरी तरफ प्रतिबिंब अनंत पर वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा बनता है। तो 5 स्थितियां तो आपने निपटा दी। अब आती है छठी स्थिति। अब बताइए भैया यही तो कहीं वस्तु रखेंगे फोकस और लेंस के बीच में। देखिए अब आइए, ये हो गया जब वस्तु प्रथम फोकस यानी f1 और लेंस के बीच रखी होती है, यानी यहां पर वस्तु रख दी ये वाली। अब देखिए क्या है, ये रखी वस्तु, एक किरण गई है, कहां से निकल गई, फोकस से होकर निकल गई। दूसरी किरण प्रकाशीय किरण से निकाली। देखिए दूरी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये दूरी समांतर है, लिखा है समांतर, तो हम मान सकते हैं कि अनंत पर मिल जाएंगी, लेकिन ये दूरी लगातार बढ़ती जा रही तो कभी भी वो उधर नहीं मिलेंगी, पक्का मान लीजिएगा। अब क्या क्या, इनको हमने पीछे बढ़ा दिया ऐसे, और यहां पर प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बन गया। क्यों, क्योंकि दोनों किरणें यहां पर मिल गई। जब सीधा प्रतिबिंब बन गया, अब सीधा क्यों बन गया, क्योंकि ए से ही दोनों किरणें जा रही थी, यानी यहां पर ए का पॉइंट बनेगा, यानी तीर के नोक से यहां से अगले भाग से किरणें निकल रही थी, तो यहीं पर अगला ही भाग तो बनेगा। तो क्या बनेगा, आभासी, ध्यान रखना आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। देख लीजिए क्या लिखा है, अनंत की ओर वस्तु के बीच आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और अनंत के बीच में, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो याद करिएगा दर्पण में भी, जब अवतल दर्पण में आपने वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखे थे तभी उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना था। यहां पर भी तो ऐसे बन गया। जब वस्तु फोकस और दर्पण लेंस के जब वस्तु प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखी होती है, प्रथम फोकस और लेंस के बीच में रखी होती है या प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी होती है, तो उस वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो 6 कंडीशंस आपने पढ़ ली, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसकी देखिए हमने समरी ये बना ली कि कहां कहां पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो देखिए सब यहां पर जल्दी जल्दी इसको भी निपटा दीजिएगा, सब पढ़ा ही है, आप इसको देख लीजिएगा। अनंत पर जब वस्तु आप रखते हैं, बता बेटा, अनंत पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, f2 पर, दूसरे तरफ फोकस पे बनेगा। अत्यंत छोटा बिंदु के आकार का उल्टा वास्तविक और बहुत छोटा बनता है। ये तो बात हुई थी, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब दूसरी तरफ f2 पर बहुत छोटा बिंदुवत वास्तविक और उल्टा बनता है। ये पहला निपट गया। अब कह रहे हैं 2f1 से आगे, यानी 2f1 और अनंत के बीच रखी होती है वस्तु, ध्यान दीजिएगा 2f1 और अनंत के बीच, यानी परे का मतलब 2f1 से दूर। तो दूसरी तरफ f2 और 2f2 के बीच, दूसरे फोकस और 2 फोकस दूरी के दूने के बीच में छोटा वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, छोटा वास्तविक और उल्टा बनता, अभी बताया था। अब आता है बात 2f1 पर। तो 2f1 पर ये वस्तु रखी तो ये बनेगा 2f2 पर प्रतिबिंब, वस्तु के आकार के बराबर बनेगा पक्का, वास्तविक और उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लीजिएगा ये। अब 2f1 और f1 के बीच वस्तु रखी होती है, प्रथम फोकस और 2 फोकस दूरी दुगने के बीच में रखी होती है, तो प्रतिबिंब आगे बढ़ा दीजिए कि फिर कहां से, 2f2 से परे मतलब 2f2 से दूर और बड़ा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये तो भी बात हुई थी, वास्तविक और उल्टा बनता है, बड़ा बनता है। फिर
अनंत पर वस्तु रखी है, सॉरी फोकस पर वस्तु रखी होती है, प्रथम फोकस पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। और क्या बना था? बहुत ही बड़ा बनेगा, असीमित रूप से बहुत बड़ा बनेगा ये। और कौन सा? वास्तविक और उल्टा बनता है। हो गया। अब क्या है? F1 और लेंस के बीच वस्तु रखी होती है, तो क्या होगा? ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन आभासी और सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। तो ये 6 कंडीशंस हैं, इनको बिल्कुल आप विधिवत अच्छी तरह से याद करिएगा, तैयार करिएगा। चलिए अब निपटाते हैं फिर अगला क्या है। अब आता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में 2 कंडीशन बनती हैं, या तो वस्तु होगी अनंत पर, ठीक, या तो रखी होगी फिर नजदीक में। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और इसमें पहले नंबर पर आता है जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा का नंबर आएगा। तो बिंदुवत मतलब बिल्कुल छोटा आभासी सीधा बनता है। तो अवतल लेंस के सामने यदि वस्तु कहां रखी होती है? अनंत पर रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब प्रथम फोकस पर बहुत छोटा आभासी और सीधा बनता है। जहां कहीं पर बात आभासी की आएगी तो प्रतिबिंब सीधा हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब क्या है? अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं रखी होती है। अब देखिए, ये वस्तु कहीं भी रखी हो, अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखी हो, ये अनंत, ये वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और लेंस के बीच में, ध्यान रखना, ये फोकस और लेंस के बीच में या फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब बनने के वही रूल हैं। देखिए, ये प्रकाश की किरण समांतर गई और ये यहां पर पड़ी। अब यहां से क्या होगा? ये आपने क्या, ये यहां से ये इधर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि इसका प्रकाशिक केंद्र वक्रता के इस साइड बनेगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी, और ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो यहां पर आ जाएगी, और ये प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश की किरण निकाली तो ये यहां पर ये प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से 2 कंडीशंस यहां पर हो गई। तो 2 कंडीशंस, इनको भी यहां पर देख लेते हैं। वस्तु की स्थिति कहां पर? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बिंदु के आकार का होगा, आभासी और सीधा होगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये है अनंत और लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी होती, तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु बनेगी, का प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये हो गया अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए अब आइए देखिए क्या है लेंस के लिए यूवी में एफ में संबंध। देखिए, ये भी आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूले पर आधारित आपको सवाल लगाने पड़ेंगे। तो क्या है यहाँ पर लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है? वो चाहे उत्तल लेंस हो और चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए फार्मूला एक ही बनता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ध्यान रखना है, ठीक। इसके लिए भी वही आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो कॉमन बात है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में जाएगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में जाएगी, ये कॉमन है। और इसमें u का मान निगेटिव होगा और इसमें भी u का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। ये तो कॉमन दोनों में हुआ। अब इसमें जो है v का मान भी निगेटिव होगा, ये फाइनल है। ये v का मान क्या नहीं होगा? निगेटिव। या हम ऐसे बोलें कि अवतल लेंस में u, v और f तीनों निगेटिव में लिखे जाएंगे, लेकिन उत्तल लेंस में एक कंडीशन में v का मान माइनस में आएगा और 5 कंडीशन में v का मान प्लस में आएगा। वो कौन सी कंडीशन होगी? छठी कंडीशन, जिसमें v का मान प्लस में जिधर वस्तु रखी होगी उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो हो जाएगा माइनस का, और v का मान, और बाकी कंडीशन जो होंगी 5, उसमें जिसमें दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा उसमें v का मान प्लस में लिखा जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहां पर हम ये बोलेंगे v का मान प्लस और माइनस में होगा, लेकिन प्रायिकता किसकी होगी? प्रायिकता प्लस की होगी, क्योंकि जब लेंस का प्रतिबिंब दूसरी तरफ बने, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान प्लस में, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v का मान माइनस में। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लेंस द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो लेंस द्वारा आवर्धन वही बात इसमें भी हो गई जो दर्पण में पढ़ा था। लेंस द्वारा बने किसी प्रतिबिंब की लंबाई और उसकी लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। और यहाँ पे फार्मूला भी नोट कर लिया गया है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई और या वस्तु की लंबाई, इसको h और डैश से लिखा गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला आपको मालूम हो गया। m बराबर होता है m बराबर, ध्यान रखना है, m बराबर v अपान u। ध्यान रहिए, क्योंकि इसमें जो फार्मूला बनता है वो v अपान यू बनता है, और दर्पण में बात करेंगे तो माइनस v अपान यू होता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और u और v और f में संबंध मैंने दर्पण वाला बता दिया था, लेंस वाला दर्पण के लिए प्लस प्लस लिखा जाएगा, और लेंस में 1 अपान v माइनस 1 अपान यू बराबर 1 अपान f होता है। चलिए ये आराम से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है लेंसों की क्षमता। यहां से क्वेश्चन बनता है, हर हालत में आपसे पूछा जाता है। आप लोग जब भी हल करेंगे पेपर तो उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। लेंसों की क्षमता क्या है? हमने बताया था कि लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को या तो मोड़ते हैं या तो फैलाते हैं। मोड़ने वाला लेंस कौन होता है? अभिसारी लेंस होता है। और फैलाने वाला लेंस कौन सा कहलाता है? अपसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस कौन सा है? वो है उत्तल लेंस। अपसारी लेंस कौन सा है? वो है अवतल लेंस। चलिए वो तो हो गया। तो यहीं पर क्या लिखा है, लेंस की क्षमता क्या है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अपसारित या मोड़ा या फैलाया अपसारित किया जाता है, लेंस की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यहां हम ऐसे बोले, लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक फैलाता है या जितना अधिक मोड़ता है, वो उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यहां ऐसे कह सकते हैं, लेंस की क्षमता कैसे कहते हैं? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना या मोड़ना लेंस की क्षमता कहलाती है। अब जो ज्यादा मोड़ेगा या ज्यादा फैलाएगा उसकी क्षमता ज्यादा हो जाएगी, ठीक। अब इसमें जो रिलेशन होता है, हाँ यहां पर एक रिलेशन ध्यान दीजिएगा, ये होता है P बराबर 1 अपान एफ। क्या होता है? P बराबर 1 अपान एफ, क्षमता के लिए लिखा है, क्षमता का P बराबर 1 अपान एफ। लेकिन यहां पर F किस में आएगा? F का मान होगा मीटर में। किस में होगा? मीटर में, ठीक। दूसरा आपको मिलेगा यहां पर फॉर्मूला, P बराबर 100 अपान एफ, और ये वाला F का मान जो हो जाएगा, F का मान होगा सेंटीमीटर में। आप चाहे जिसका यूज करिएगा, मीटर वाला यूज करिएगा चाहे सेंटीमीटर यूज करिएगा, इसका मात्रक क्या होता है? इसका जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। इसको कैपिटल D से लिखते हैं। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की प्लस होती है, तो हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, तो क्षमता क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? माइनस होती है, तो क्षमता क्या हो जाएगी इसकी? माइनस हो जाएगी। तो ऐसे कह सकते हैं, उत्तल लेंस की क्षमता प्लस होती है और अवतल लेंस की क्षमता माइनस होती है। चलिए अब जैसे यहां पर देखिए, लेंसों की संयोजन क्षमता। तो लेंसों की संयोजन क्षमता, मान लीजिए जैसे कोई दो लेंस हैं, एक की क्षमता है, क्षमता को हमने P1 P से बोला है, तो दो लेंस या तीन लेंस होंगे तो इसकी क्षमता P1 P2 P3 होंगी। जैसे यहां पर ये लेंस हो गया कोई जिसकी क्षमता P1 है, सेकंड वाले की P2 है, थर्ड वाले की P3 है, तो इन सबका जोड़ क्या कहलाएगा? लेंस की संयुक्त लेंस की क्षमता कहलाएगी। मान लीजिए तीन लेंस आप पड़ोस पड़ोस रख दिए, पास पास सटा सटा के रख दिए, एक की क्षमता P1 है, दूसरे की P2 है, तीसरे की P3 है, तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वही संयुक्त लेंस की क्षमता कहलाएगी। अब मान लीजिए किसी लेंस की क्षमता प्लस प्लस का मतलब उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, तो यहां बात तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की करेंगे, लेकिन जो मान प्लस में होगा उसको हम जोड़ेंगे और जो प्लस माइनस में होगा उसको हम जोड़ में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते फिर। हाँ अब बात आती है लेंसों के उपयोग क्या, लेंसों के उपयोग क्या। तो पहला उपयोग यानी बात करेंगे उत्तल लेंस के उपयोग क्या है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग देखिए कहां पर करते हैं। उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है वो सूक्ष्मदर्शी में होता है,
दूरदर्शी में होता है, सब कुछ आगे क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। सूक्ष्मदर्शी का काम क्या है कि बहुत छोटी वस्तु जिसको हम आंख से नहीं देख पाते हैं उसको दिखाने का काम करती है। दूरदर्शी क्या है, जो वस्तु है तो बहुत बड़ी लेकिन हमसे बहुत दूर है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, उसको भी दिखाने का प्रयोग मतलब काम में लाई जाती है दूरदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में इसका प्रयोग होता है। ठीक, और उत्तल लेंस का प्रयोग मानव नेत्र जब हम पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष में किया जाता। पहले इतना ही जानिएगा, उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और जैसे मान लीजिए कोई छोटा सामान है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जो मैकेनिक्स है, मान लीजिए कि उसमें कोई जो छोटे छोटे पार्ट्स एलिमेंट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या करते हैं, आंख में एक छोटा सा लेंस लगा लेते हैं। वो लेंस कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। क्यों, क्यों इस उत्तल लेंस से क्या है, यदि वस्तु बहुत नजदीक रखी होती है, यानी आंख एकदम पास में वस्तु रख देंगे तो उसका बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब दिखता है। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो क्या करते हैं, उसको आंख में लगा लिया और फिर उसके पास में से नजदीक ले गए, जैसे उस पार्ट के नजदीक ले गए तो उनको बड़ा दिख जाता है और आप जान जाते हैं कि ये कौन सा पार्ट है, इस पे कितना लिखा हुआ है, कितने नंबर का है, कितने इसकी वैल्यू है, वो सब उसको देख लेता है। ठीक, तो कहने का हमारा मतलब था कि उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या इलेक्ट्रॉनिक्स में छोटे छोटे पार्ट्स को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे अवतल लेंस का प्रयोग कहां पे किया जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। कहां पर किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। तो बस यहीं पे बात खत्म हो गई। उत्तल लेंस का प्रयोग बता दिया और अवतल लेंस का प्रयोग कहां पर करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या है निकट दृष्टि दोष, उसके विषय में आगे क्लास में जब होगा तो पढ़ेंगे। तो ये आज के सेशन में हमने पूरा का पूरा जो भी है वो सब पढ़ा दिया है। बहुत अच्छे से आप इसको दोबारा जरूर रिवाइज करिएगा। ठीक है, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब जाके हमको पता चलेगा, आप लोग जानेंगे कि क्या हमने पढ़ा, उसका आंसर कितना हमको मालूम है। ठीक, तो फिर इंतजार करिए अगले वीडियो का, जिसमें हम आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन, जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आएंगे और उनका आंसर आपको देना है। हम केवल क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपको देना है। जितने आंसर आप ज्यादा दे लेंगे तो वो मान के चलिएगा कि है जो हमने यहाँ पर पढ़ाया है वो आपकी समझ में आ गया है। लेकिन तब तक के लिए आप इनको बिल्कुल दोनों पार्ट को, ए पार्ट और बी पार्ट, यानी बोले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को बहुत अच्छी ढंग से तैयार करिएगा। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।